से हमने जोड़ा था। जब भी कार्डियो और रेस्पिरेटरी रेस्ट या कार्डियो रेस्पिरेटरी रेस्ट या पल्मोनरी न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी से बचने के लिए जब भी स्मोक इनहेलेशन का खतरा हो तो हम साइनाइड टॉक्सिसिटी की थेरेपी देते हैं। और वो क्या, विटामिन B12, वो सोडियम थायोसल्फेट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें होता है कि स्मोक इनहेलेशन होगी डिफेक्टिव हीटिंग सिस्टम है, जैसे गाड़ी में डिफेक्टिव हीटिंग सिस्टम हो सकते हैं, घरों में लगे होते हैं बाहर वाले, जैसे स्कॉटलैंड में है। उसके अलावा है जी, जैसे हमने टैबलो भी किया था, ये गैस मोटर्स ऑपरेटिंग इन पुअर वेंटिलेटेड एरिया, सही है ना, कोई गराज वगैरह है। उसके बाद जी इसके क्या दिमाग के सिम्टम्स होंगे, कन्फ्यूजन, हेडेक, डिजीनेस, सीजर, सिनकोपी होगा, और हार्ट के फंक्शन, मायोकार्डियल इस्कीमिया और एरिथमिया। उसमें टैकीरिथमिया और सिर्फ हाइपोटेंशन थी, इसमें मायोकार्डियल इस्कीमिया भी होगा। ये हम ABGs पे पकड़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हम ABGs पे पकड़ते हैं, कार्बोक्सीग्लोबन से पल्स ऑक्सीमीटर पे भाई वो नॉर्मली रीडिंग दे रहा होता है। ECG पे हमारे पास चेंजेस मिलते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट है जी लैक्टिक एसिडोसिस इसमें भी होती है, साइनाइड पॉइजनिंग में भी होती है। हम 100% ऑक्सीजन इसमें देते हैं। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का? अगर तो बंदा नॉन स्मोकर है, जैसे कि मैं हूँ, तो 3% से ज़्यादा, और मामू सैन जैसे हैं वो 10% से ज़्यादा। पल्स ऑक्सीमीट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास अनरिलायबल है। ये सिनेरियो दिया हुआ है कि हेडेक है उसको 2 महीने से विद रिसेंट डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस बेसमेंट पे रहता है। बेसमेंट पे वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं होगी। जब वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया सेकेंडरी टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इंड्यूस MI ECG चेंजेस होंगे, ट्रोप आई भी एलिवेटेड होगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो मिल ही नहीं सकती। उसके अलावा इनहेलेशनल इंजरी है। ये थर्मल इंजरी अपर एयरवे ट्रैक को, और उसको लोअर इंजरी। अब दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड पॉइजनिंग दोनों की इकट्ठी उससे वो पॉइजनिंग होती है। इसके हमें साइंस क्या मिलेंगे कि सिंज्ड एयर, फेशियल बर्न्स, या फिर कार्बोनिक स्पूटम, जिसमें वो हमारे पास काले काले से उसके आ रहे होंगे जर्रे, और वीजिंग। इंडिकेटर एयरवे इंजरी का इंडिकेटर क्या है? जहाँ तो हमारे पास ओरोफरेंजियल एडिमा हो गया है, यहाँ तो पेशेंट जो है उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिट्रैक्शन और हाइपोक्सिया हो रहा है। 100% ऑक्सीजन हमने देनी होती है। अगर तो पेशेंट स्टेबल है और कोई कंसर्निंग फीचर नहीं है तो फाइब्रो ऑप्टिक लारिंगोस्कोपी करें। अगर अनस्टेबल है तो इंटूबेशन कर देनी है आपने। इनहेलेशनल इंजरी आपने देख लिया कि हमारे पास अपर एयरवे ट्रैक हो सकती है। इसके निशानात मिलेंगे कि हमारे पास वो बंदे के बाल जले हुए होंगे, चेहरा जला हुआ होगा, और हम जब उसको दें वो स्पूटम निकालेगा तो उसके अंदर हमें ब्लैक ब्लैक जरे नजर आएंगे, ओरोफरिंजियल एडिमा मिल सकता है। और नीचे तो ये अपर एयरवे में ओरोफरिंजियल एडिमा, नीचे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया। 100% ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। स्टेबल पेशेंट में फाइब्रो ऑप्टिक लारिंगोस्कोपी, अनस्टेबल में एंडोट्रोकियल इंटूबेशन। हिमोक्टोसिस की अलग अलग कासेस हैं। पल्मोनरी में जी ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके बाद इन्फेक्शन में वो अबसेस, वो जो उनसे अबसेस, TB, एस्परजिलोसिस, वो जो उनसे हमारे पास कैविटीज़ बनाते हैं। कार्डियक में मिट्रल स्टीनोसिस। उसके बाद हिमेटोलॉजिकल में कोआगुलोपैथी, वेस्कुलर में आपको पता है कि AV मैलफॉर्मेशन जो ओस्लर वेबर में होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिस्टेमिक में ये याद रखिए ग्रैनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस में भी हो सकती है, ग्रैनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, और उसके अलावा कोकेन यूज़ में भी हो सकती है। अब कौन कौन से याद रखने वाले हैं? कार्डियक में मिट्रल स्टीनोसिस से हो सकती है, सिस्टेमिक में ग्रैनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, और अदर में कोकेन में। जब भी हमारे पास हिमोक्टोसिस का पेशेंट आएगा तो आपने उसको जिस साइड की हो रही है ना हिमोक्टोसिस, उस साइड की तरफ कर देना, ताकि वो उस साइड पे ब्लीड हो जाए, दूसरा लंग जो सा है वो खाली रहे और उधर से वेंटिलेशन होती रहे। आपने एयरवे को करना है और स्टेबल इसके एयरवे को करना है। उसके अलावा आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए एम्बोलाइजेशन या फिर ब्रोंकोस्कोपी करनी है। आपने हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जो सी दूसरी कास्ट को रूल आउट कर लेना, ओनोफेरिंक्स या GIT को। अगर तो माइल्ड और मॉडरेट है तो आप इन्वेस्टिगेशन करो, ढूंढो कि क्या उसकी वजह है, ठीक है। उसके बाद आप करो क्या उसको कहते हैं, CT स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी करो, जो भी आपकी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है तो आप करो उसको। अगर आपके पास है कि मैसिव है 600 ml 24 आवर्स या 100 ml पर आवर से ज़्यादा है, तो उसको एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को सिक्योर करके जैसे ऊपर किया था, तो आपने जिस तरह ही ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो आप सीधा उस पर जाओ, CDBC चेस्ट एक्सरे, और उस पर आप करो और उस पर इन्वेस्टिगेशन पे जाओ। उसके बाद आप CT स्कैन उसका करवाओ। अगर ब्रोंकोस्कोपी ज़रूरी है, अभी तक ब्लीड हो रहा है, तो वो कर दें। उसके अलावा जो हमारे पास कास आएगी वो है। नॉर्मली ये है कि अगर माइल्ड मॉडरेट है तो पहले इन्वेस्टिगेशन करा लो, कास को ट्रीट कर लो। अगर स्वेयर है तो आप उसकी पहले
ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक कर लो, और ब्लीडिंग, जैसे अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। ब्लीडिंग स्टॉप होगी तो अगर नहीं ब्लीडिंग स्टॉप हो रही तो आप वो जो सा है ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशंस कर लो। एडिनोइड हाइपरट्रोफी जो सी होती है, ये हमारे पास सबसे कॉमन काज है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की बच्चों में। स्ट्राइडर, अब स्ट्राइडर अलग अलग तरह की होती है, ये आपने टेबल याद कर लिया ना, आपके आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाने। क्रूप में क्या होता है कि पेशेंट जो सा होता है उसको स्ट्राइडर होता है, इंस्पायरेटरी ज़्यादातर होता है, बार्किंग कफ होती है, इन्फेक्शियस सिस्टम बुखार वगैरह पेशेंट को ज़्यादा होगा, ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। 3 सिम्टम क्या है हमारे पास, स्ट्राइडर होगा, बार्किंग कफ होगी और फीवर, और ये वाले सिम्टम्स होंगे पैरा इन्फ्लुएंजा। फॉरेन बॉडी है कि पेशेंट को अचानक ही शॉर्टनेस और ब्रेथ शुरू होगी, और जिस चोकिंग स्पेल्स होगा और वहाँ पे हमारे पास ब्रेथ साउंड नहीं होंगी। लरिंगो मलेशिया हमारे पास जो सा लैनेक्स है वो ढीला सा है, फ्लोपी सुप्राग्लोटिस है, ठीक है। ये 4 to 8 मंथ में हमारे पास होता है। इसमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है जो कि फीडिंग के साथ सीधा लेटने के साथ ज़्यादा हो जाता है, और जैसे उसको उल्टा लेटाते हैं तो सही हो जाता है। वेस्कुलर रिंग वो होती है जो हमारे पास ट्रेकिया को के अराउंड बनती है, और उसको कंप्रेस कर जैसे हम नेक की एक्सटेंशन करते हैं तो बाईफेजिक स्ट्राइडर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे ही नेक की एक्सटेंशन करते हैं तो बाईफेजिक स्ट्राइडर इम्प्रूव हो जाता है। मैंजियोमा फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ में आ सकता है, इसका आपको इतना कोई नहीं है। ट्रेकियल स्टीनोसिस है कि नैरोइंग ट्रेकोमलेशिया जो है कोलैप्सिबिलिटी, ट्रेकोमलेशिया और ट्रेकियो स्टीनोसिस जो सी हमारे पास हो सकती है प्रोलॉन्ग इंटुबेशन की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है जब पेशेंट होता है 2 हफ्तों में, और डिस्निया इसमें आएगा, और ये बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर होता है। अब एक पेशेंट है उसको वेक्टरल है, वेक्टरल आपको पता है ना, वी से वर्टिबल कॉलम, ए से एनल कलाम, सी से कार्डियक, ई से और टी से ट्रांसइसोफेजियल, ई से इसोफेजियल एट्रेजिया, आर से रेनल और एन से लिम। इसमें हमारे पास जो ट्रेकिया की जब भी इंजरी होगी ना, हमारे पास ट्रेकियल कोलैप्स होगा या ट्रेकियल स्टीनोसिस है, ट्रेकियोमलेशियन ट्रेकियल कोलैप्स है, तो एक तो एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर किसी और में नहीं आता, दूसरा कि इसमें फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, वैसे जब जैसे ही आप जोर से करते हो तो वो कोलैप्स कर जाता है ट्रेकिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वही रीज़न लिखी हुई है। वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन क्या है जी, वोकल कॉर्ड का ये है कि जैसे ही आप इंस्पायर कर रहे होते हो तो आपके वोकल कॉर्ड जो से हैं वो क्लोज हो जाते हैं, इसकी वजह से डिस्नी और नॉइसी ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक्सरसाइजें किसी वजह से भी हो सकती हैं, ये वुमेन में ज़्यादा होते हैं। लिंगोस्कोपी पे आपको वोकल कॉर्ड्स बंद नजर आएंगे, एडक्शन वही होती है ना। उसके बाद आपने है जी, उसके बाद आपके पास है एक्यूट एपिसोड स्निफ और पैंट विच एक्टिवेट द क्रिकोनेक्नाई टू एबडक्ट दी वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से हमारे पास क्रिको वो जो से एक्यूट एपिसोड जो से होते हैं ना, एक्यूट एपिसोड्स स्निफ और पैंट विच एक्टिवेट द पर्सन टू एबडक्ट द। अच्छा, ये ट्रीटमेंट लिखी हुई है कि अगर ट्रीटमेंट है तो उसको आपने कैसे ट्रीट, नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से, और एंडोट्रेकियल इंटूबेशन को आपने अवॉइड करना है। वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन में आपने इंटूबेशन को अवॉइड करना है, आपने एजुकेट करना है, और पेशेंट की स्पीच थेरेपी करवानी है, ठीक है। वेलोफ्रिंजल इंसफिशेंसी, ये हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट में होता है। ये इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास वेलोफ्रिंजियल पोर्ट होता है नेजोफेनिक्स और ओनोफेनिक्स के दरमियान में, ये सही तरह से क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट की जो सी स्पीच होती है वो हाई पिच्ड हाइपर नेजल होती है, और उसकी जो सी है विस्लिंग स्पीच आती है उसमें, ठीक है। ये होता है, ये जो सी है ना ट्रीटमेंट स्निफ और पैंट, ये मैं आपको देख के बता सकता हूँ, यहाँ देख लेना, ये नहीं मुझे भी पता चला। लरिंगो मलेशिया मैंने आपको ऊपर क्या बताया था। लरिंगो मलेशिया होता है कि फ्लोपी सुप्राग्लोटिस पार्ट होता है वो कोलैप्स कर जाता है, 4 to 8 विंग्स में ज़्यादा होता है, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है। लरिंगोस्कोपी से हम डायग्नोस कर लेते हैं, जिसमें ओमेगा साइन नजर आता है, रीअश्योरेंस देते हैं 2 साल तक खुद ही डिजोल्व हो जाएगा। सुप्राग्लोटोप्लास्टी फॉर स्वेयर सिम्टम कर लेते हैं, गर्ड भी इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इंट्राफ्रेंजियल प्रेशर जो सा है वो जैसे ही हमारे पास वो देखें वो उसमें मेंटेन रहता है, लेकिन ये इतना फ्लोपी होता है कि जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करते हैं ये कोलैप्स कर जाता है, ठीक है ना। माइल्ड इंस्पायरेशन में प्रेशर में ये कोलैप्स कर जाता है, जैसे ही आप बाहर से मतलब प्रेशर लगता है ना इंस्पायरेशन इस तरह करके, तो वो कोलैप्स कर जाता है, और ये हमारे पास खुद ही रिजॉल्व कर जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो सी है वो लरिंगोस्कोपी है। टोर्सल प्लैनेटस ये है कि हमारे पास हार्ड इमोबाइल मास होता है हार्ट पैलेट के ऊपर, अगर ये कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो इसका कोई मतलब टेंशन नहीं होती। अब ये हमारे पास है जी 3 DD बनाने हैं आपने, कि इसको सिंपल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकल फ्रिंजाइटिस है। अगर वायरल है ना तो पेशेंट को बुखार वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल से स्लो सिम्टम उसके डेवलप होंगे, और राइनोरिया कोराइजा और स्नीजिंग होगी,
इसके बाद नेज़ल एडीमा सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। जो इन्फ्लुएंजा इसका ना अचानक से ऑनसेट होगा, पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम इतने नहीं होते, लेकिन पेशेंट को हाई फीवर, हेडेक और माइल्जियाज हो जाते हैं, ठीक है। राइनोरिया वगैरह वो नहीं होते, वो वायरल के सिम्टम्स हैं, और इसका अब्रप्ट ऑनसेट होता है। जो हमारे पास है जी स्ट्रेप्टोकोकल, इसमें फ्रिंजल सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, इसमें जी एरिथीमा भी होता है, लिम्फेडिनोपैथी भी होती, फीवर भी होती है, इसमें कफ एब्सेंट होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। उसने क्या है कि इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक है। नेज़ोफ्रिंजाइटिस तो ये कॉमन कोल्ड जो सी होती है हमारे पास, नेज़ल कंजेशन, स्नीजिंग, डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट, ये जैसे राइनो वायरस ये वाले एजेंट्स करते हैं। लरिंगोट्रिकाइटिस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, इसमें बार्किंग, कफ, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और बुखार वगैरह के सिम्टम्स भी आते हैं। डिफ्थीरिया में सोर थ्रोट होगी, लिम्फेडिनोपैथी और ग्रेइश मेम्ब्रेन होगी जो उसके ऊपर जा रही होगी। एपिग्लोटाइटिस में हमारे पास ड्रूलिंग, डिस्फेजिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ट्राइपोड साइन होगा। ब्रोंकोलाइटिस आपने याद से रख लेना है, ये रेस्पिरेटरी सेंसेशन वायरस करता है। आरएसवी ब्रोंकोलाइटिस करता है, नॉट क्रूप जो है वो पैरा इन्फ्लुएंजा करता है, जैसे क्रूप के सी शुरू पे और पी से पैरा इन्फ्लुएंजा आखिर पे है। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, उसके बाद पेशेंट को वीजिंग कफ आने लग जाती है, ठीक है। ये भी वही बताया हुआ है पैरा इन्फ्लुएंजा ये वाला वायरस, इसमें एज 2 साल से कम होती, वीजिंग और कफ आने लग जाती है। अब उसने बताया हुआ है कि हम कैसे पता चलेगा कि वायरल है या ये वायरल में कोराइदा, कंजक्टिवाइटिस, ओरल अल्सर के सिम्टम है तो वायरल है, तो कुछ भी नहीं आपने करना। अगर ये सिम्टम नहीं है तो एएसओ टाइटर कर लो, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको ट्रीट करो, नहीं वो नेगेटिव आता है फिर भी कल्चर से भाई उसको रूल इन आप कर सकते हो उससे, लेकिन रूल आउट के लिए आपको कल्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 सिम्टम है, 1 सिम्टम होगी तो कोई टेस्टिंग नहीं, 2 सिम्टम है तो एंटीजन टेस्टिंग कर लो, अगर 4 सिम्टम है तो आप उसके जो से एम्पेरिकल पेंसिलिन या मॉक्सिसिलिन थेरेपी थे, तो जिसको उसकी एलर्जी है वो मैक्रोलाइड या क्लिंडामाइसिन खा ले। इसके बाद है जी मैनेजमेंट, फीवर, फ्रिंजाइटिस और टॉन्सिलर एक्सुडेट है और टेंडर। अब फीवर 1 पॉइंट, फ्रिंजाइटिस एक्सुडेट के साथ 2 पॉइंट, टेंडर लिवर, ये 3 पॉइंट हो गए हैं। तो 3 पॉइंट जैसे 2 से 3 पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपने स्ट्रेप्टोकोकल आरएसओ आपने करना है एंटीजन टेस्ट, और ये देखिए 3 पॉइंट थे, हमने एंटीजन टेस्ट कर लिया। उसके बाद है जी एपिग्लोटाइटिस कौन सा होता है, ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करवाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डिस्फेजिया 3 डीज होते हैं, डिस्फेजिया, ड्रोलिंग, डिस्निया, ठीक है। और उसके अलावा लरिंगोट्रेकियल टेंडरनेस भी होती है, इसमें ट्राइपोड साइन भी होता है। इसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं, या तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, लेकिन इसमें ना हम वो एग्जामिनेशन करने से अवॉइड करते हैं। ऐसे हॉस्पिटल में एक बच्चा फोत हुआ था, और लेटरल एक्सरे हम इसमें कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास थंब साइन मिल जाता है। ट्रीटमेंट क्या होती है, या तो आप उसका आर्टिफिशियल एयरवे बना दो, ठीक है। उसके अलावा आप उसको एंटीबायोटिक तो और एपिनेफ्रीन लगा दो। ये देखो, ये यहाँ पे आपको थंब साइन की तरह ना, ऐसे थंब साइन की तरह नज़र आ रही है, एपिग्लोटाइटिस है, ठीक है। क्रूप जोन सी है, उसकी सिवियरिटी ऐसे है कि अगर रेस्ट पे ना आए तो हम स्टाइडर और स्टीराइड देते हैं, अगर रेस्ट पे आ रहा है तो फिर स्टीराइड और एपिनेफ्रीन देते हैं। उसके बाद ड्रोलिंग एक ऐसी कंडीशन है जो क्रूप और उसमें डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जो से एपिग्लोटाइटिस में होते हैं वो रैपिडली रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकते हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले हमने इसको मास्क बैग लगाना है, वो जो सा है वेंटिलेशन वाला। उसके बाद हमने उसको एंडोट्रोकियल इंटूबेशन करनी है। अगर एक बार इंटूबेशन अटैम्प्ट फेल हो गया तो आपने ट्रेकियोस्टमी कर देनी, पहले बैग लगाना है, बैग के बाद वो जो सा है इंटूबेशन फेल हुई तो क्रिकोथायरोटमी या ट्रेकियोस्टमी फ़ौरन कर देनी है।